गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज सेन, हमारे जेआईबी के जो क्लास नंबर 14 है इसमें आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, पहले कंफर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। प्लीज कंफर्म कर दीजिए। देन हम अपने हाँ, ओके, थैंक यू एस बी पाल जी, थैंक यू अच्छे लाल जी, कंफर्म करने के लिए। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक है साथियों। ये हमारे बैंकिंग के साथ साथ ना हमें नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसके बारे में भी बताता है कि पैसा क्या है, किस प्रकार से काम करता है, उसके रूप क्या हैं, किस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे साथियों। साथियों, जो मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन है, इसमें देखो कि इकोनॉमी और बैंकिंग को ना किताबी भाषा से निकाल कर ना आम जिंदगी से जोड़कर आप देखो, सब आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी। तो भाई, पैसा क्या है, रुपया क्या है भाई। तो अगर हम पैसे की अगर बात करें तो भाइयों, पैसा केवल कागज का एक नोट नहीं है। इकोनॉमिक में जो हमारा पैसा है वो वही है जो ये चार बड़े काम कर दे, उसको हम पैसा कहेंगे। पुराने जमाने में जब पैसा नहीं चलता था तो लोग क्या करते थे भाई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिस समय हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह थी तो उधर क्या करते थे कि आपके पास कोई एक सामान है, आप उसको दे देते थे। दूसरा व्यक्ति के पास दूसरा सामान है जिसकी आपको आवश्यकता है तो अपन कर लेते थे। अगर हम आज से ज्यादा नहीं 25-30 साल पहले जाएंगे तो हम देखेंगे ना, गांव में आइसक्रीम वाला आता था, है ना, एक गिलास में ना गेहूं लेकर के चले जाते थे, तो भाई उसको गेहूं दे दिया एक गिलास, उसने हमें आइसक्रीम दे दी। उसी प्रकार से परचूनी की दुकान पर जाते थे, जो हमारे पास सामान है, हमारे पास चावल है, दाल है, तो वो हम एक कटोरी में लेकर के जाते थे। उसी के एवज में वो हमें दूसरी चीजें दे देता था। तो इसको हम क्या कहेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि आप दुकान पर गए, आपने पैसा दिया और आपने सामान ले लिया, तो ये क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो रुपया क्या है, रुपया वह है जिसमें क्या हो, एक्सचेंज की वैल्यू हो। ठीक है। सेकंड चीज होती है मेजर ऑफ वैल्यू, कि किसी भी चीज की कीमत तय करना। ठीक है, कि उस चीज की कीमत कितनी है, किसी वस्तु की ना वैल्यू बता करना। ठीक है, कि गाड़ी है तो उस गाड़ी की वैल्यू क्या होगी, या फिर अगर हम मोबाइल लेने जा रहे हैं तो उस मोबाइल की वैल्यू क्या होगी। तो किसी वस्तु की वैल्यू जो होगी वो कौन डिफाइन कर रहा हो, मनी उसको मेजर कर रहा हो, उसको नाप रहा हो, कि किसी भी चीज की कीमत तय करना। तो यदि कोई चीज ऐसी है आपके पास जो उस वस्तु की वैल्यू को डिफाइन कर दे या उस वैल्यू को मेजर कर दे, तो हम उसको कहेंगे मनी। तो बात समझ में आ रही है। रुपया क्या है, रुपया वह चीज है जो निम्न में से ये चार काम कर सकता हो। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी आप दुकान पर गए या आप शॉप में गए, आपने सामान खरीदा, पैसा दिया तो आप ले आए, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड होती है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी उस वस्तु की जो कीमत है उसको तय कर सके। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मेजर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, आज पैसा बचा कर रख लो, कल काम में आएगा। आज पैसा बचा करके रख लो, कल पैसा काम में आएगा, इसको कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। लास्ट क्या है हमारा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट को आप ऐसा समझ लीजिए, जहां पर भी डेफर्ड की बात आ जाए ना, तो इसका मतलब है किस्तों की जिंदगी। क्या है, किस्तों की लाइफ। ठीक है, तो यदि आप किसी चीज से अपनी किस्तें चुका सकते हैं, अपनी उधारी चुका सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यदि आपके पास पैसा है तो आप ईएमआई देते हैं। ठीक है, उधारी या लोन को चुकाने के लिए एक स्टैंडर्ड जो है ना वो हमारा है डेफर्ड पेमेंट, तो इसको हम कहेंगे। पुराने जमाने में क्या होता था, वो भाई मजदूरी होती थी डेफर्ड पेमेंट के नाम पर, कि भाई वो भी कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हैं, तो ये क्या था, एक डेफर्ड पेमेंट होता था, किस्तों में काम चल रहा है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है और उसका पैसा खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है,
तो रुपया क्या है भाइयों? रुपया है हमारा वह चीज जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर पाए, जिसमें हम किसी वस्तु की वैल्यू को मेजर कर पाए, जिसमें हम फ्यूचर को देखते हुए उसकी वैल्यू को हम क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। ठीक है, यानी पैसा बचा करके रखें कल के काम के लिए, तो उसको कहेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब हो गया कि उधारी या फिर लोन चुकाने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना। ठीक है, जो हमारी उधारी या फिर लोन को चुका सके। साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड स्लाइड हमारी बता रही है मनी सप्लाई। तो भाई मनी सप्लाई क्या है? बाजार में कितना पैसा घूम रहा है उसको हम कहेंगे मनी सप्लाई। तो व्हाट इज मनी सप्लाई? कि बाजार में कितना पैसा घूम रहा है। समझो, ध्यान से समझो। किसी भी एक फिक्स टाइम पर हमारे देश की इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा अवेलेबल है, वही मनी सप्लाई है साथियों। ठीक है, इसको जो है ना आरबीआई हमारा ना फोर्टनाइटली बेसिस पर चेक करता है और पब्लिश करता है ना। तो इसको अगर हम देखें ना, तो ये फोर्टनाइटली ना अभी चेंज करके इसको 15 दिन कर दिया गया। ठीक है, इट इज नाउ 14 डेज। तो अगर हम बात करते हैं मनी सप्लाई की, तो हम बोलेंगे बाजार में कितना पैसा घूम रहा है, इसको हम कहेंगे मनी सप्लाई। ठीक है, और एक फिक्स टाइम पर टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन आ इकोनॉमी एट गिवन टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम पर हमारे देश की इकोनॉमी में टोटल कितना रुपया अवेलेबल है, टोटल कितना पैसा अवेलेबल है एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। और आरबीआई जो होता है ना, फोर्टनाइटली बेसिस पर यानी 15 दिन पर ये चेक करता है कि मार्केट में कितना पैसा है। इसका इफेक्ट क्या होगा साथियों? इसका इफेक्ट ये होगा कि हम किसी चीज के प्राइस लेवल की गणना कर पाएंगे, जीडीपी की गणना कर पाएंगे और बिजनेस साइकिल की गणना कर पाएंगे साथियों। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं साथियों। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेआईबी के एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पक्का इससे आता है। भाई क्या है, हमने रुपया समझ लिया क्या होता है, हमने मनी सप्लाई समझ लिया क्या होता है। अब इस मनी सप्लाई को ना नापने के लिए ना कोई थर्मोमीटर तो चाहिए हमें, कि हम चेक तो करें कितना मनी सप्लाई है ना। तो हमें क्या चाहिए? एक तरीके से थर्मोमीटर चाहिए चेक करने के लिए कि भाई मनी सप्लाई कैसी है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, मनी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। इसमें हमारे आते हैं M0, M1, M2, M3, M4। ठीक है, एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, जैसे हम M0 की अगर बात करें तो ये होता है रिजर्व पैसा ना। जैसे मान लो हमारे आरबीआई के पास पैसा रखा हुआ है या बैंक के पास डिपॉजिट रखा हुआ है, काम में तो नहीं आ रहा ना, रिजर्व है वो पैसा, वक्त आने पर काम आवे, तो वो हो गया M0। वो मार्केट में सप्लाई नहीं हो रहा है, वो कहाँ है, स्टोर है, किसके पास, आरबीआई के पास जमा है या फिर बैंकों के पास जमा है, कि जब वक्त आवे तब काम आवे, तो उसको बोलेंगे M0। M1 की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसका नाम है नैरो मनी। ठीक है, नैरो मनी ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। इसमें पब्लिक के पास जो कैश है या बैंकों में कोई डिमांड डिपॉजिट है, जैसे करंट अकाउंट में बैलेंस है, सेविंग अकाउंट में बैलेंस है, जिसको आप तुरंत निकाल सकते हैं, तुरंत नकदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड M1 नैरो मनी। इट इज द अमाउंट विच इज करेंसी विथ पब्लिक, आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ रुपया, जब चाहो तब खर्च करो, जैसे ही जरूरत पड़ेगी आप उसको खर्च कर सकते, इट इज नैरो मनी। इट इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मीन्स एज यू अराइज योर डिमांड, तो आपके पास वो डिपॉजिट होगा आपकी हेल्प करने के लिए, एंड अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। तो इसको हम क्या कहेंगे, M1 को समझना क्या है, कितना आसान है। M0 मतलब रुका हुआ पैसा, रिजर्व पैसा, आरबीआई के पास है, बैंकों के पास है, डे एंड किया अपने बैंक के अपने जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसके अंदर हमने अपना कैश रख दिया, तो ये हो गया M0 रिजर्व। M1 का मतलब हो गया इट इज हाईली लिक्विडेबल। ठीक है, ये आपके पर्स में पड़ा हुआ रुपया है ना, करंट अकाउंट का बैलेंस है,
सेविंग अकाउंट का बैलेंस है, इट इज M1। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, इट इज M2। अब M2 क्या हो गया भाई, जो हमारा हाईली लिक्विडेबल, जो हाई लिक्विड क्वालिटी का जो एसेट है, उसमें आप क्या कर दो, पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट को ऐड कर दो, तो उसको कहेंगे हम M2। उसको क्या कहेंगे साथियों, हम M2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रॉड मनी। तो भाई ब्रॉड मनी की अगर हम बात करें ना, तो ये समझ लो कि बैंकों के पैसों की बात कर रहे हैं। सारा बैंक का पैसा हमारे पास क्या है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। ठीक है, इसमें आप FD RD को और जोड़ दो, यानी टाइम डिपॉजिट को भी इसमें हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ब्रॉड मनी। M1 क्या था हमारा, M1 था हमारा नेहरू मनी। M2 में हमने क्या किया, पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट को भी जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया M2। M3 की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा हमारा, M1। इसको M1 नहीं लिख करके आप ऐसे देखो, M3 को आप ऐसे बोलो M2 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेजर है। आप जब M1 में बैंकों की टाइम डिपॉजिट को जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है M3। ठीक है, M1 में जोड़ना है, ठीक है, M2 में नहीं जोड़ना, क्योंकि यहाँ पर M2 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की बात आ जाएगी। ये पोस्ट ऑफिस के अमाउंट को हम M4 में लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो M1 क्या हो गया, नैरो मनी। ठीक है, यानी आपके पॉकेट में रखा हुआ पैसा। M2 क्या हो गया, आपके पॉकेट में रखा हुआ पैसा प्लस पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट। M3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, पॉकेट में रखा हुआ पैसा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्लस हमारी FD RD, तो इसको हम कहेंगे M3। यानी M3 को अगर हम बोले तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज द डिपॉजिट ऑफ बैंक। बैंकों के पास जो डिपॉजिट होता है वो M3 होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि भाई बैंकों में रखा हुआ रुपया किस प्रकार का पैसा होता है, M1 M2 M3 M4, तो आप टिक करके आएंगे M3, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे बैंकों का पैसा। इट इज यूज्ड फॉर पॉलिसी एनालिसिस, तो पॉलिसी एनालिसिस के लिए हम ब्रॉड मनी का इस्तेमाल करेंगे साथियों। M4 की बात करेंगे तो क्या है ये, इसमें हम बैंकों में रखा हुआ सारा पैसा प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट, हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा M4। रिजर्व मनी या M0 की हमने बात कर ली थी सर। क्या है ये, हमारे RBI के पास रखा हुआ पैसा, जमा हुआ पैसा, या फिर हमारे बैंक डिपॉजिट विद RBI। ठीक है, जो पैसा अभी सर्कुलेशन में नहीं है। ठीक है, तो ये पैसा कहां पर है, ये करेंसी जो है हमारी RBI के पास अभी है, तो उसको बोलेंगे हम रिजर्व मनी। और ये क्या होगा, जब वक्त पड़ेगी तब काम आएगा। यहां तक क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स पर क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स देख लेता हूं एक बार, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। यहाँ पर एक सर बोल रहे हैं, सर इस इज इट फॉर JIB क्लास। हाँ, ये JIB की क्लास है साथियों। ठीक है, और JIB की क्लास है, और इसका जब आप ये कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, तो ये कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या पैसा कैसे बढ़ता है ना, कैसे हमारा चेंज होने का कंपोनेंट क्या है। पहला है कंपोनेंट साइड, करेंसी विथ पब्लिक, कि पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विथ RBI। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट साइड। और सोर्स साइड की बात करेंगे तो नेट बैंक क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके पास नेट बैंक क्रेडिट कितना है, तो ये क्या हो गया, सोर्स। अब इस सोर्स से
इस नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट, इस सोर्स से क्या होगा, ये पैसा जो निकलेगा इस पैसे को मार्केट में चलायमान किया जाएगा। बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, बैंक ने क्या किया, कमर्शियल सेक्टर को लोन दिया। अब ये जो पैसा है ये पैसा आगे बढ़ेगा। ठीक है। नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो हमारे एसेट्स हैं उनका अगर हम नेट ले लेंगे तो ये भी हमारा सोर्स साइड है। और गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटीज, इसी के साथ है नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज को हम इसमें से हटा देंगे। अब इसको तो कि बड़े इजी तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर 100 रुपया आरबीआई ने निकाला तो बाजार में वो क्या करेगा, कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे 100 रुपया का उसने लोन लिया, कमर्शियल सेक्टर ने क्या किया, 100 रुपया का लोन लिया। अब इस 100 रुपये से क्या करेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेगा या फिर सर्विस देगा, और ये 100 रुपये जो होगा वो चेंज होगा, वो बढ़ेगा हमारा। तो इस प्रकार से हमारी मनी सप्लाई चलती है साथियों। इसको देखिए, हम थोड़ा अगर मनी मल्टीप्लायर की तरफ देखेंगे तो उसमें हम ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जो दिया था ना, ये मिल्टन फ्रेडमैन करके हैं, उन्होंने ये मनी मल्टीप्लायर का एक सिस्टम बताया था। इन्होंने बताया कि आरबीआई का अगर कोई बेस मनी है, ठीक है, बेस में यानी बैंकों के अंदर जो पैसा रखा हुआ है, अब वो घूमेगा, रिजर्व मनी जो होगी वो मार्केट में घूमेगी, और ये बनेगी हमारी ब्रॉड मनी। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात। आरबीआई के पास रखा हुआ पैसा था, वो था M0। ठीक है, अब वो पैसा आरबीआई से निकलेगा, बैंक में आएगा, बैंक से ये पैसा क्या करेगा, पब्लिक में जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के ये अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा M3। पैसा वही था, रिजर्व पैसा, यानी 100 रुपया आपने एक बिजनेस में लगाया, वो कन्वर्ट कितना हुआ, कितना चला, तो वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, मनी सप्लाई के कंपोनेंट। इसमें हम देखेंगे पब्लिक की करेंसी कितनी है, डिपॉजिट कितना है हमारे पास, डिमांड डिपॉजिट कितना है, टाइम डिपॉजिट कितना है, ये हमारा हो गया बैंकों की साइड से। अगर हम सोर्स की साइड से बात करेंगे तो क्या होगा कि भाई हमने कितना लोन दिया, कमर्शियल सेक्टर को कितना लोन दिया हमने, जो है गवर्नमेंट से हमें कितना क्रेडिट मिला हुआ है, और नेट बैंक, नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट कितने हैं हमारी, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज क्या हैं, और उसमें से हम नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। देखिए साथियों, ये आया मनी मल्टीप्लायर, मिल्टन फ्रेडमैन ने दिया था। फार्मूला क्या है इसका, कि आरबीआई का जो पैसा था, यानी जो हमारा क्या था, रिजर्व पैसा था, इस रिजर्व पैसे को ब्रॉड मनी में कन्वर्ट होने में कितना समय लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे उसका मनी मल्टीप्लायर। 100 रुपए का नोट 500 रुपए में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, मनी मल्टीप्लायर। बात समझ में आ रही है। कोई किसी बिजनेस में अगर हम 100 रुपया लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं ना कि ये 100 हमारे 200 हो जाए, 200 हमारे 300 हो जाए, 300 हमारे 400 हो जाए। तो उसी प्रकार से आरबीआई के पास जो रखा हुआ पैसा होता है वो उसको आगे बढ़ाता है, बैंकों में देगा, बैंकों से कस्टमर के पास जाएगा, और ये जो रिजर्व पैसा है, जैसे 100 का नोट उसने निकाला, तो ये 100 का नोट कितनी हाथों में गया, कितनी जगह गया, है ना, कितना इसका मूवमेंट हुआ, और वो कितना बढ़ा। तो ये 100 रुपया जो उसने निकाला था, किसी बिजनेस के थ्रू निकाला, उसमें लगा, तो ये आगे बढ़ करके M3 कब तक बन जाएगा, तो इसका वो रहेगा ये फार्मूला। आप लोग कुछ मत करिए, बिल्कुल इजीली कर तरीके से लिख लीजिए कि जो रिजर्व प्राइस, जो हमारा रिजर्व, जो हमारा मनी है, वो कितने समय में या कितने गुने गुना होकर के वो हमारे ब्रॉड मनी में कन्वर्ट हो रहा है, वो हमारा होता है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये बताता है कि आरबीआई का जो बेस मनी है वो घूम करके ब्रॉड मनी कैसे बन जाता है। इसका सीधा सा फार्मूला है M3/M0। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग कितना कैश जमा करते हैं और कितना सीआरआर रखते हैं अपने पास, कितना रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, इसको देखो डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो और हमारा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक अपना पैसा जो है वो आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट के फॉर्म में रखते हैं, तो ये होता है रिजर्व रेशियो। ठीक है, एक्सेस रिजर्व ऑफ बैंक, सो हाउ बेस मनी एक्सपेंड इनटू ब्रॉड मनी। तो मनी मल्टीप्लायर ये बताता है
कि जो हमारा रिजर्व मनी या फिर बेस मनी है वो ब्रॉड मनी में किस प्रकार से एक्सपेंड हो रहा है, किस प्रकार से मल्टीप्लायर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। वेलोसिटी ऑफ मनी की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी है जो कि हमारे इकोनॉमी में यूज होती है। इसको अगर हम समझें तो देखो सीधी सी बात है कि इकोनॉमी में पैसा कितनी तेजी से बदल रहा है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ मनी। जैसे एक 500 का नोट दिन में 10 जगह खर्च हुआ तो उतनी ही आर्थिक गतिविधि जो है ना वो बढ़ी। इससे हमारा क्या हुआ, जीडीपी में चेंज आ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय मनी सप्लाई। समझ रहे हैं आप, जैसे आपने एक 500 का नोट निकाला और वो 10 जगह खर्च हुआ, ठीक है, 10 जगह खर्च हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई पैसा हमने, जो मनी की सप्लाई थी, उस मनी की सप्लाई जब 10 जगह घूमी तो वहां पर क्या हुआ, एक जीडीपी थी, उस जीडीपी को उसने क्रिएट किया। तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी में से हम डिवाइड कर देंगे अपने मनी सप्लाई को तो ये हमारा बता देगा वेलोसिटी को। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं आपको इसको। इकोनॉमी में पैसा कितनी तेजी से बदल रहा है, कितनी तेजी से पैसा बदल रहा है, कितने हाथों में पैसा जा रहा है, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ मनी। जैसे 500 का नोट दिन में 10 जगह खर्च हुआ तो उतनी ही आर्थिक गतिविधि बढ़ गई। जब आर्थिक गतिविधि बढ़ गई तो हमारा क्या होगा, चेंजेस होंगे कुछ, रुपए की वैल्यू में भी चेंजेस होते हैं, वो मल्टीप्लाई भी करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी। तो वेलोसिटी के लिए जो टोटल जीडीपी है उस जीडीपी में से अगर हम मनी सप्लाई को डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मनी। हायर वेलोसिटी मतलब मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कोई पैसा है बार बार यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, जैसे 10 के नोट का जो होती है ना वेलोसिटी वो ज्यादा होगी साथियों, ठीक है, 500 के नोट की थोड़ी कम होगी। अब चलते हैं साथियों, हम लोग बात करते हैं महंगाई की। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। हम लोग तो बहुत कमाते हैं लेकिन ये महंगाई जो है ना ये तो बिल्कुल मारे डालती है। तो अब आते हैं आम आदमियों का दुश्मन, ये है हमारा इन्फ्लेशन। जब लगातार मार्केट में चीजों और सर्विस का दाम बढ़ते हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके पैसे की ताकत कम हो जाती है, परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाती है। कल जो सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे थे आज उसको खरीदने के लिए आपको 110 120 रुपया देना पड़े, तो इसको हम क्या कहेंगे, महंगाई। इसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। तो सस्टेन राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जो चीज 10 रुपए की आती थी, रुपया वही है, चीज वही है, लेकिन क्या हो रहा है, उस चीज की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, या फिर कह लो कि हमारे रुपए की ताकत कम हो गई। ठीक है, तो जब रुपए की ताकत कम हो जाती है तो हमारी महंगाई आती है साथियों। तो सस्टेनेबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल यानी किसी चीज का प्राइस बढ़ जाना। ठीक है, जैसे हमारा गैस सिलेंडर जो था वो 900 का आ रहा था, फिर वो 1100 का मिलने लगा अभी, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका प्राइस लेवल बढ़ गया यानी हमारे रुपए की कीमत कम हो गई। लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर, जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो जो परचेजिंग पावर होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है साथियों। तो इन्फ्लेशन रेट जो होगा इसको हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंडेक्स से देखें कि जो हमारा प्राइस इंडेक्स है उसमें कितने प्रतिशत का चेंजेस हुआ है, इसको हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। अब इसके लिए भी देखिए क्या होता है, हम कंज्यूमर के बेस पर हम इंडेक्स देख सकते हैं ना, और दूसरा हम किसके थ्रू देख सकते हैं, प्रोड्यूसर के बेसिस पर देख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक बेस प्राइस मान लो जैसे कि 2010 में कोई चीज इतने रुपए की किलो थी और आज वो कितनी चेंज हो गई है, 10 साल में उसमें उसके मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन रेट। ठीक है साथियों, बोर तो नहीं हो रहे हैं, है ना, आवाज पर ध्यान दीजिए, एक्टिव रहिए, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे भाई क्या होता है। महंगाई समझ में आ गई ना। महंगाई क्या है? महंगाई ये हो गई कि भाई हमारे रुपया की वैल्यू कम हो गई, हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई, उसको हमने कह दिया महंगाई। अब बात ये है भाई कि महंगाई बढ़ती ही क्यों है। महंगाई के बढ़ने के ना दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो डिमांड होती है वो इन्फ्लेशन को खींचती है। जब बाजार में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए पर पीछे से सप्लाई ना हो, तो खरीदने वाले 10 हैं और सामान बच्चे हैं सिर्फ दो, तो सेलर क्या करेगा? दाम को बढ़ा देगा। तो दाम को बढ़ा देगा। यदि किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है, एक्सेस डिमांड है, और सप्लाई कैसी है? कम है, हमें चाहिए 10 चीजें, मिल रही हैं दो, तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन आ जाएगा। यहां तक क्लियर है साथियों? मोर मनी इन हैंड, प्राइस राइज। ठीक है। तो बाजार में जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तब वहां पर क्या होता है? हमारे इन्फ्लेशन या फिर महंगाई हो जाती है। उस चीज का दाम जो है ना बढ़ जाता है, क्योंकि चीज कम है तो उसको देने वाले जो जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो उसके लिए ज्यादा पे कर देगा। तो इन्फ्लेशन आ गया ना। अच्छा, सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब फैक्ट्री में कोई कच्चा माल या प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ जाए, ठीक है, जैसे मान लो ऑयल मिल है, ठीक है, तो उस वो महंगा हो गया, या फिर लेबर महंगी हो गई, मशीनरी जो आ रही है उस पर जीएसटी ज्यादा हो गई, तो वो महंगी हो गई, तो मजबूरी में कंपनी को दाम बढ़ाना पड़ते हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, पहला क्या हो रहा? डिमांड, है ना, कि भाई डिमांड ज्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। तो डिमांड क्या करेगा? इन्फ्लेशन को खींचता है। और कॉस्ट जो होती है वो इन्फ्लेशन को पुश करती है। कैसे? क्या भाई कोई भी चीज है भाई, है ना, उसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग ही महंगी हो रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, तो उसके प्राइस ज्यादा रखना मजबूरी हो जाएगी। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, एग्जाम्पल के लिए ऑयल प्राइस प्राइस। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ रही है साथियों, तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर महंगाई हुई तो क्या होगा। अगर महंगाई हुई तो क्या होगा? पहली चीज तो हमें महंगाई नापना भी तो आना चाहिए कि भाई महंगाई को हम नापे कैसे। ठीक है। तो महंगाई को नापने के लिए साथियों हमारे पास प्राइस इंडेक्स है। ठीक है। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल का प्राइस इंडेक्स होता है ना। तो इनके थ्रू हम पहले क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को नाप लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई कितना इन्फ्लेशन हुआ। अब उसके ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के इफेक्ट होते हैं। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट, यानी इन्फ्लेशन हुआ तो हमें क्या फायदा हुआ? रिड्यूस रियल डेट बर्डन। ठीक है। तो जो रियल डेट बर्डन है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है महंगाई बढ़ने से। सेकंड, हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन। देखो, अगर थोड़ा बहुत अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इकोनॉमी में हमारी ग्रोथ आता है साथियों। नेगेटिव की बात करेंगे तो पहली चीज तो परचेजिंग पावर ही खत्म हो गई। सेकंड चीज, हमें ये नहीं मालूम कि भाई इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा। ठीक है, इसको कोई निश्चितता नहीं रहती इसमें, तो ये हो जाता है अनसर्टेनिटी। सेकंड होता है रिड्यूस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जब हमारे रुपये की वैल्यू कम हो गई तो हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। और ये हमारा है होर्डिंग। साथियों अब हम देखेंगे कि हम अपने इन्फ्लेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। ये आपने कई जगह सुना होगा, सीपीआई, कहीं आपने सुना होगा डब्ल्यूपीआई, कहीं आपने सुना होगा जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये हम सुनते रहते हैं और एग्जाम में भी ना ये क्वेश्चन जो है ना, ये कीवर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इन्फ्लेशन को मेजर करने के टूल, हम किस प्रकार से देखें कि कितनी इन्फ्लेशन हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं हम डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस का मतलब क्या है? ये फैक्ट्री का जो थोक मार्केट होता है ना, वो बताता है कि थोक मार्केट की महंगाई कितनी है। इसमें सिर्फ जो सामान आते हैं, इसमें सिर्फ के सिर्फ सामान आएंगे, इसको हर महीने निकाला जाता है साथियों। ठीक है।
इसको हर महीने निकाला जाएगा कि भाई पिछले साल कितना हमारा प्राइस था और इस बार हमारा कितना प्राइस बचा। तो जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये होता है थोक के लिए, जो थोक मूल्य है वो हमारा WPI के द्वारा देखा जाएगा। हर महीने देखा जाता है कि पिछले महीने हमारा प्राइस क्या था, इस महीने क्या है, और इसका जो फोकस रहता है वो प्रोड्यूसर लेवल पर रहता है साथियों। सेकंड जो है साथियों हमारा, ये होता है हमारा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है साथियों? ये आम आदमी या फिर रिटेल लेवल की महंगाई को नापता है। इसे एनओसो एनएसओ एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो हमारी एनएसओ है ये हर महीने इसको निकालेगी। RBI सबसे ज्यादा इसी को देखकर अपनी पॉलिसी बनाता है साथियों। इसमें सारी चीजें आ जाती, सब कुछ आ जाता है सारी, ठीक है। और खाने पीने की चीजें हैं उस पर कितना असर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अगर CPI में जो हमारा फूड को और फ्यूल को अगर हम हटा दें तो उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। उसको हम क्या कहेंगे? कोर इन्फ्लेशन कहेंगे साथियों। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? ये हमारा रिटेल का प्राइस है, यानी हम लोगों का प्राइस है, ठीक है। आम आदमी का पैसा है, आम आदमी के लिए प्राइस इंडेक्स है, तो उसको बोलेंगे हम रिटेल प्राइस। इसको रिलीज कौन करता है? एनएसओ करता है। और ये जो होता है RBI फॉर मॉनिटरिंग पॉलिसी के लिए हमारे CPI का उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है वो किस प्राइस को ध्यान में रख के बनाता है कि भाई पब्लिक को उसका प्राइस का क्या इफेक्ट आएगा। होलसेल को देख के नहीं बनाता, ये देख के बनाता है पब्लिक को, ठीक है। तो अभी हमने मोटी मोटी दो बातें सीखी। एक हमने सीखी WPI। तो WPI होता है हमारा थोक प्राइस इंडेक्स, और ये फोकस करता है प्रोड्यूसर लेवल पर। और सेकंड है हमारा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या करता है? ये आम आदमी के लिए प्राइस इंडेक्स बताता है, एनएसओ इसको रिलीज करता है, और RBI अपनी जो भी पॉलिसी बनाता है वो CPI को ध्यान में रख के बनाता है साथियों, ठीक है। और अगर हम इसमें से ना खाने की और जो हमारी ईंधन है इनकी अगर हम वैल्यू को इसमें से माइनस कर दें CPI में से, तो ये हमारा कोर इन्फ्लेशन दर्शाने लगता है। GDP डिफ्लेटर की बात करेंगे तो ये क्या है? ये सबसे तगड़ा और सबसे कंप्रेहेंसिव मेजर है, क्योंकि इकोनॉमी की हर एक नई डोमेस्टिक गुड और सर्विस जो होती है वो इसमें कवर हो जाती है हमारे GDP डिफ्लेटर में। तो जितने भी हमारे गुड्स या सर्विस हैं इन सब को मिला दो, इन सब को मिला दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? GDP डिफ्लेटर। सबसे ज्यादा कंप्रेहेंसिव मेजर है। इकोनॉमी की हर नई चीज, हर नई गुड या फिर सर्विस इसमें कवर होती है। इसे CPI और WPI की तरह महीने में नहीं नापते, इसको क्वार्टरली नापा जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला देखिए, इसको आप लोग जो नॉमिनल GDP है उसमें हम डिवाइड कर देंगे रियल GDP का, और इनटू कर देंगे 100 का। तो ये हमारा क्या बता देगा? GDP का डिफ्लेटर बता देगा, ठीक है। तो नॉमिनल GDP में से रियल GDP को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? GDP डिफ्लेटर। यहां तक क्लियर है साथियों? चैट बॉक्स देख लेते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। हम्म, इसको मैंने नीचे कर दिया है, इसको उठा दे। हाँ, क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो। अरे भाई, क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, आपके पास ऐप है, बैंकिंग ज्ञान केंद्र का आपके पास ऐप है, आपको उस ऐप में मिल जाएगा। ओके, सभी को क्लियर है? अच्छीलाल जी कह रहे हैं ओके सर, क्लियर है, ठीक है। देन हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी बता रही है CPI की डिटेल। तो भाई CPI के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं? तो देखो, हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा RBI है साथियों, वो RBI क्या करता है? वो CPI के बेसिस पर ही अपनी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। इसका देखिए जो सबसे ज्यादा मेजर वेटेज है वो क्या है? हमारा फूड एंड बेवरेजेस का है, ठीक है, लगभग 45% है, ठीक है। उसके बाद हमारा हाउसिंग है, फ्यूल एंड लाइट है। जो हमारा CPI होता है तो ये हमारा रूरल, अर्बन और कंबाइंड फॉर्म में देखा जाता है।
इसका सबसे मेन पॉइंट ये है, आप इसको नोट कर लीजिए, जो हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? इस सीपीआई में से इस सीपीआई में से आप फूड को और फ्यूल को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा कोर इन्फ्लेशन। आप एक फार्मूला लिखिए, कोर इन्फ्लेशन इक्वल टू सीपीआई माइनस फूड एंड फ्यूल। तो जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें से हम फूड और फ्यूल को अगर हम माइनस कर देते हैं, तो जो आता है वो हमारा कोर इन्फ्लेशन कहलाता है साथी। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूपीआई कंजप्शन की। तो देखिए, ये कुछ परसेंटेज हैं। जो हमारा प्राइमरी आर्टिकल्स है, उसके लिए जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसका कंपोजिशन है 22.6। आपको याद रखना है ये आपको याद रखना है ये डब्ल्यूटीआई का जब भी क्वेश्चन आया है, उसने हमेशा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए पूछा है। जो होलसेल प्राइस का जो भी इंडेक्स है, यानी थोक विक्रेता की बात कर रहे हैं साथियों, तो थोक विक्रेता क्या देखेगा कि उसने कितना मैन्युफैक्चर किया, उस मैन्युफैक्चर में ही इसकी कॉस्ट लगेगी ना सबसे ज्यादा। तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो होते हैं, वो डब्ल्यूपीआई का 64.2% होते हैं साथियों। फ्यूल एंड पावर 13.2 है। प्राइमरी आर्टिकल्स 22.6 है साथियों। मेन इंपॉर्टेंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, हाईएस्ट है डब्ल्यूपीआई में 64.2। की डेफिनेशन की बात करेंगे, देखिए सीपीआई की बात करी तो ये आम आदमी का है, डब्ल्यूपीआई की बात करी ये होलसेल का है, जीडीपी डिफ्लेटर की बात करी तो ये क्या हो गया, इसमें सारी चीजें आ गई, यानी इकोनॉमी वाइड होती है इसकी। कवरेज की बात करेंगे, जो सीपीआई है वो किसको देखता है, कंज्यूमर की बास्केट को देखेगा। डब्ल्यूपीआई जो है वो परचेजर को देखेगा, केवल गुड्स के बारे में देखता है ये। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, 62% जो है हमारा, ये हमारा क्या आ रहा था, डब्ल्यूपीआई का कंपोनेंट आ रहा था। तो ये गुड्स वगैरह को देखता है। और जीडीपी जो डिफ्लेटर होता है, ये जितने भी गुड्स या सर्विस जो लॉन्च हुई हैं, जो चल रही हैं, उन सबको जोड़ देता है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम जीडीपी। देखिए, सीपीआई की जो फ्रीक्वेंसी है ये मंथली होती है, डब्ल्यूपीआई की फ्रीक्वेंसी मंथली होती है, और जीडीपी डिफ्लेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये क्वार्टरली होती है साथी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीपीआई की फ्रीक्वेंसी मंथली, डब्ल्यूपीआई की मंथली, और जीडीपी डिफ्लेटर की क्वार्टरली होती है साथी। इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो हमारे एग्जाम रेडी रैपनर हैं, वो क्या है? पहला देखेंगे हम M3। तो M3 क्या है? बैंकों का पैसा है। इसमें करंट है, इसमें सेविंग है, इसमें आरडी है, इसमें एफडी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी सप्लाई मेजर फॉर बैंक, M3। सेकंड, सीपीआई इशूड बाय आरबीआई फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी आरबीआई जो भी पॉलिसी बनाएगा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, उसका जो बेस होगा वो रहेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी हमारा सीपीआई। इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो रुपया कमजोर हो गया, मतलब चीजों का दाम बढ़ गया, तो वो हमारा इन्फ्लेशन है। मनी मल्टीप्लायर की बात करेंगे कि भाई आरबीआई ने एक 100 का नोट निकाला, वो घूम रहा है मार्केट में और अपनी वैल्यू में कितना चेंज कर रहा है, इसकी गणना होगी मनी मल्टीप्लायर से। इसका साथियों, इसमें जो डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वो 2011 से लेके 12 तक का है, और सीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2012 से है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आपको बेस ईयर याद रखना होगा। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके लिए जो बेस ईयर बनाया गया है 2012, यानी जब हम सीपीआई के लिए हम इन्फ्लेशन चेक करेंगे, तो हम उसका बेस ईयर 2012 से देखेंगे कि किसी चीज का दाम 2012 में कितना था और आज की डेट में कितना है। तो सीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2012 का है। और अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो उसका बेस ईयर जो है वो 2011 से लेकर 12 तक है। क्विक रिवीजन देख लेंगे साथियों। जो हमारी मनी सप्लाई होती है, ये क्या करती है, हमारी इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी को इंक्रीज करती है। जो हमारा M1 होता है, ये सबसे ज्यादा लिक्विड पैसा है, यानी आपके पर्स में रखा हुआ रुपया, तो ये हमारा M1 है। M3 की बात करेंगे तो बैंकों का जो डिपॉजिट होता है, यानी M1 प्लस टर्म डिपॉजिट,
हमारा जो होगा या हमारे FD RD है, तो ये हमारा होता है M3, और ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं हमारे बैंक में। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करेंगे तो इन्फ्लेशन क्या है, रुपए की पावर का कम हो जाना, रिड्यूस द रिड्यूस द परचेजिंग पावर एंड प्राइस राइज, यानी रुपए का पैसा, रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो गई है और चीजों के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। 10 रुपए की कोई चीज अभी हम लेते थे, वही चीज, सेम चीज हमें 15 रुपए की लेना पड़े या 12 रुपए की लेना पड़े, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस का दाम, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया, और जो परचेजिंग पावर है रुपए की वो कम हो गई। CPI की अगर हम बात करेंगे तो RBI जो भी पॉलिसी बना रहा है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो CPI को ध्यान में रखकर बनाता है साथियों, और इसका जो बेस ईयर है वो 2012 है। बैंक एंड RBI जो है, ये हमारे मनी सप्लाई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं कंट्रोल वे में। साथियों, ये हमारा सेशन था मनी सप्लाई को लेकर के। मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं उस दिन जीतने वालों से ज्यादा मेरी हार की चर्चा हो। साथियों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आप पूछ सकते हैं। आपका नए सेशन में सर आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट साथियों।